मेंस परीक्षा में मान लो इच्छा मृत्यु पर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो अब आप लिखेंगे कैसे उसको? तो दुनिया में आपको थोड़ा घूमना पड़ जाएगा। एक पैसिव है ये। एक्टिव पैसिव आपने ग्रामर में पढ़े हैं कि नहीं? ये पैसिव यूथेनेशिया है, एक एक्टिव भी होता है ना? अब दोनों का डिफरेंस है, एक्टिव में क्या होता है, इंजेक्ट करके दवा दे के मारा जाता है। पैसिव में लाइफ सपोर्ट हटा के, यानी कि पैसिव एक नेचुरल डेथ की तरह है। अगर किसी व्यक्ति को इलाज ना मिले, मान लो उसको सपोर्ट डिवाइस पर आप जिंदा रखे हैं, अब उस सपोर्ट डिवाइस को सिस्टमेटिकली हटाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे नहीं कि जाएंगे आप हटा के चले आएंगे। जो मेडिकल लाइन में सिस्टमेटिकली होता है, धीरे धीरे उसका सपोर्ट हटा देंगे ताकि उसकी मृत्यु नेचुरल हो। और यही आप चले जाइए वहाँ चाइना में देखे होंगे कि हर चीज़ की बड़ी कड़ी सजा है ना, पैसिव यूथेनेशिया भी नहीं है वहाँ पर, बाकायदा दंड बना हुआ है इसके लिए। और अगर एक्टिव की बात करें तो हमारे यहाँ एक्टिव यूथेनेशिया में अगर आप किसी को इंजेक्शन दे के, किसी को दवा दे के मारते हैं, तो बीएनएस की धारा में आप लपेटे जाएंगे हत्या में। पाकिस्तान में भी नहीं है। अब थोड़ा सा चर्चा हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, इसको जरूरत पड़े तो आप नोट भी कर लीजिएगा। इस हिसाब से है, असल में हरीश राणा नामक एक विद्यार्थी था जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बीटेक का विद्यार्थी था। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें बीटेक कर रहा था। हॉस्टल की चौथी मंजिल से वो गिर गया। गिरने के बाद उसका शरीर पैरालाइज हो गया और कुछ दिनों के बाद जो भी रहा हो मेडिकली, न्यूरो की इशूज, वो कोमा में चला गया। ये साल 2013 की बात है। ठीक है, आज की तारीख में उसकी उम्र 31 साल है। 13 साल हटा देंगे तो बामुश्किल वो 18 साल का शायद बच्चा रहा होगा उस समय। 12वीं उर्वी करके गया होगा, उस समय उसके साथ ये दुर्घटना हो गई। अब पिछले 3 साल से उसके मदर फादर इस बात के लिए परेशान थे, क्योंकि क्या होता था कि सब कुछ सपोर्ट से चल रहा था। वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन देने वाले जो भी चीज़ें थी मेडिकली, उसी से चल रहा था। लेकिन एक इशू ये था कि लेटे लेटे जैसे होता ना व्यक्ति, शरीर में बहुत सारे घाव बन रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि 13 साल या 12 साल आप इसे लेटे रहेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से मतलब उस व्यक्ति को तो, उस लड़के को तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखने वाले को तो लग रहा है ना। तो उसके फादर वगैरह, उसके मदर ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई इच्छा मृत्यु की। यह गुहार 3 साल पहले लगाई गई। और ये जो इच्छा मृत्यु का जो एक प्रकार से डिसीजन है या निर्देश कहिए इसको, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे पास। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है, निर्देश देते समय सरकार को निर्देश दिया है कि इस पर कोई कानून बनाए हो। कानून होगा तो फिर सब लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होगी। यानी कि ये चीज अब एक्टिव मोड में आ रही है कि व्यक्ति अगर लंबे समय तक, अब कानून बनाने में ये बात तो ध्यान रखा जाएगा कि कोमा में कितने साल रहेंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि कोई कोमा में गया आप पैसे यूथनेसिया दे के उसकी हत्या कर देंगे। आप उसमें ये लिखेंगे ना 10 साल 5 साल तक अगर कोमा से बाहर नहीं, जैसे कोई व्यक्ति अगर 7 साल तक न मिलता हो तो उसको मृत मृत घोषित कर देते हैं। उसी तरीके से उसकी भी एक ड्यूरेबिलिटी रखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पे कि आप कानून बनाइए, आप कानून तो बनाइए। आप किसी भी चीज को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट यही तो बोलता है। जैसे आपने 3 तलाक पे क्या बोला, कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट तो एक विकल्प है अंतिम, उसी के आदेश निर्देश से चीजें परिपालित होंगी। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये चीज जनरलाइज है तो कितने लोग आएंगे कोर्ट तक? ठीक है, तो उस अब ये कहाँ कौन ये करेगा जानते हैं? इसको भी कौन करेगा? एम्स दिल्ली करेगा।
एम्स दिल्ली में उसके लाइफ सपोर्ट को सिस्टमेटिकली हटाया जाएगा। अब चूंकि वो बालक एम्स दिल्ली में तो है नहीं, तो उसको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद एम्स दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं उसको सिस्टमेटिकली लाइफ सपोर्ट को हटाएंगे ताकि उसकी मृत्यु नेचुरली हो सके। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कह दिया बस हो गया, उसमें 2 हॉस्पिटल उसका वो दे, रिपोर्ट दे कि वाकई में ये केस है, जैसे क्रॉस चेक, समझे ना। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें जो मैं यहाँ से है बोल सकूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, एक शेक्सपियर का जिक्र किया। शेक्सपियर का नाम सुना आपने? शेक्सपियर एक नाटक लिखते थे, एक नाटक है हेलमेट उनका। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं पारदीवाला। उन्होंने फैसला सुनाते वक्त एक अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। एक कोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ने ये किया। एक इसका विलियम शेक्सपियर का किया। उसमें क्या है, विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है, नाटक का नाम है हेलमेट। उसमें लिखा है टू बी आर नॉट टू बी। उसकी पंक्ति का जिक्र किया उन्होंने, टू बी आर नॉट टू बी। ठीक है, जिक्र किया कि अदालत को कई बार, सुनो उसमें क्या बोलता है, देखो अदालत भी क्या है ना, अदालत भी इंसान ही चलाते हैं, कानून की अपनी पेचीदगियां होती हैं। इसीलिए अदालत में साफ साफ शब्द है, जस्ट भी है, फेयर भी है और रीजनेबल भी है। कुछ चीजें, देखो राम भगवान थे सब, तब भी सब चीजें साफ साफ नहीं दिखती थी। राम, प्रभु राम को भी सब चीजें साफ साफ नहीं दिखती थी, और साफ साफ दिखती हुई चीज पे भी भरोसा नहीं करते थे। दो तरह का संदर्भ समझिए कि बहुत जानकार के बावजूद भी सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता, और सब कुछ साफ साफ दिखते हुए भी इतना व्यक्ति भ्रमित होता है कि उस पर विश्वास नहीं करता है। यह व्यक्ति का और भगवान के बीच, अगर व्यक्ति और भगवान के बीच में एक संघर्ष कराया जाए तो भगवान को सब कुछ दिखता है, लेकिन फिर भी भगवान को भी भ्रम हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई अदृश्य सच्चाई कुछ और हो। और इंसान को सब कुछ नहीं दिखता है, फिर भी उसमें एक दृश्यमान सच्चाई मान बैठता है। तो आंखों देखा जो है भी सही है और आंखों देखा सही नहीं भी है। सुप्रीम कोर्ट भी सब कुछ सामने देख रहा है, लेकिन एक अदृश्य अज्ञान, एक अदृश्य या कहा जाए साक्षात्कार सच्चाई से भी एक बार अपने को तौलता है कि क्या मैं जो फैसला लेने जा रहा हूं वो वाकई में उचित भी है, हम उस स्तर पे जाकर काम कर भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सब होते इंसान ही हैं। तो अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला ने ये 2 लोगों का विचार क्यों उन्होंने प्रकट किया, जिसमें एक विचार है कि अमेरिका का धर्म गुरु है हेनरी वार्ड बीचर, उसका शब्द, उनके शब्द का हवाला दिया, और बड़ी खूबसूरत शब्द है कि ईश्वर मनुष्य से ये नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। यहां पर आपकी सहमति का कोई सिद्धांत नहीं है, लेना ही पड़ता है। दैट इज, आप ऐसा समझिए कि लॉ इज इनफोर्सिबल। कानून ये नहीं पूछता है कि आपको सजा दिया जाए या नहीं, कानून सजा देता है। और आप सजा मानेंगे या नहीं मानेंगे इसकी भी कानून फिक्र नहीं करता, सजा मानना ही पड़ेगा। शेक्सपियर के उस नाटक को, जिस नाटक का नाम है हेलमेट, टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए अदालत को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। अदालत न्याय की बात करती है, दंड की बात नहीं करती।
लेकिन न्याय का कंटेंट ही अगर दंड हो जाए, अगर मैं कहूं कि परीक्षा में आपकी कॉपी चेक होती है, जो आप प्रश्न का उत्तर लिख के आते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर लिखने का संदर्भ ही पढ़ाई हो, तो पढ़ाई और लिखाई उसी का एक दूसरे के कंटेंट हो गए। बिना पढ़े लिखेंगे क्या? तो वही चीज है कि न्यायालय न्याय के लिए बना, उसका नाम है न्यायालय। जैसे विद्यालय, सचिवालय, वैसे न्यायालय। सचिवालय का मतलब सचिवों का आलय, जहां सचिव रहते हैं। विद्यालय का मतलब जहां विद्यार्थी रहता है। न्यायालय में जहां न्याय रहता है। न्याय है, न्यायिक लोग, वहां दंड देने वाले तो लोग ही नहीं है। लेकिन न्याय किस कसौटी पे कसेंगे? दंड की कसौटी भी होती है उसकी। किसी बलात्कारी को कैसे न्याय देंगे? उसका दंड ही उसका न्याय है। आप ये मत समझिए कि जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसको न्याय मिला, उसको भी न्याय दिया जा रहा है कि तुम्हारी इस गलती का यही कंपनसेट है, तुम ये इतना दंड भोगोगे तब फिर से एक इंसान के रूप में आओगे सामने। आया समझ में कि नहीं? चलो, अब लाइफ सपोर्ट हटाने के दो आधारों का अगर यहां पर थोड़ा हम ठीक है, इतना समझ गए ना? संविधान में इच्छा मृत्यु का क्या कानून है? 2005 में कॉमन काज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की थी। 9 मार्च 2018 को उस समय दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कि अगुवाई वाले 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को मान्यता दी थी। मान्यता दिया था, किसी को दिया नहीं था। ये पहला केस होगा भारत में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में, यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो, तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। ठीक है। अब सवाल दूसरा है कि यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का अधिकार है। इच्छा मृत्यु को लेकर के क्या नियम हो सकता है? 2018 में पैसिव यूथनेशिया की वैधता देते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 तरह के नियम बनाए सुप्रीम कोर्ट ने। एक का नाम था जब मरीज ने पहले ही लिविंग बिल लिख रखी हो, लिविंग बिल लिख रखी हो। जब मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा में लिविंग बिल रखी हो, अगर वो मेंटली फिट है तभी उसकी बात मानी जाएगी। इस लिविंग बिल में साफ तौर पे लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए, यानी अगर वह अब ठीक होने के लायक ना बचे, तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी कुछ नियम बताए, वो पहले ही लिख दिया हो। 18 साल से ज्यादा और स्वस्थ व्यक्ति ही लिविंग बिल लिख सकता है। कोई 15 साल का बच्चा है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। मरीज ने 2 गवाहों के सामने लिविंग बिल पर साइन किया हो, यानी विटनेस भी होने चाहिए उसके। ठीक है, साइन किया हो। डॉक्यूमेंट्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई किया हो। इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। जब लिविंग बिल ना हो, जब मरीज अपने होश में रहते हुए लिविंग बिल नहीं बनाता है, तो उसका परिवार या करीबी ये फैसला ले सकते हैं।
हरीश राणा का मसला इसमें आएगा, राइट। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट में बनाए हुए नियमों का पालन करना होता है। अस्पताल के डॉक्टरों का एक मरीज की कंडीशन चेक करने डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक कर रिपोर्ट बनाता है। कलेक्टर 3 से 5 एक्सपर्ट का दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं जो यह रिपोर्ट चेक करता है। दोनों बोर्ड के सहमत होने पर इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट परिज से मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं। अगर इसमें किसी तरह का विवाद की स्थिति होती है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, तो ये वाला मामला क्या था? लिविंग बिल नहीं था, तो ये दूसरा लगा होगा, है ना। अब ये केस कब शुरू हुआ? ये आपने अरोड़ा शानबाग एक केस आपने सुना हो। ये 1973 का मुंबई में एक अस्पताल में एक केईएम एक अस्पताल का नाम है। 42 साल की एक नर्स थी अरोड़ा शानबाग। एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया और फिर रेप किया। हमले में लगी गंभीर दिमागी चोट की वजह से अरोड़ा कोमा में चली गई। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए 2009 में कहां से मसला कहां तक आया, 9 में एक पत्र पिंकी बिरानी ने अरोड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अरोड़ा की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की मांग की गई थी ताकि उसे प्राकृतिक मृत्यु मिल सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह कुछ हद तक बिना मशीनों को भी सांस ले रही थी। लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए तब भी उसकी सांस चलती थी, तो सवाल ही नहीं उठता है। इच्छा मृत्यु को लेकर के दुनिया में कुछ कानून हैं। सबसे पहले हम अमेरिका चलते हैं। सभी 50 राज्यों में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है। वाशिंगटन डीसी जैसे 12 राज्यों में कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एंड इन डाइंग दवा देकर मौत वैध है। थोड़ा यहां उल्टा मिलेगा। रूस में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की यूथनेशिया वैध है। अगर डॉक्टर यूथनेशिया करते हैं तो उन्हें सजा भी दी जा सकती है। पाकिस्तान यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध है। इसमें मदद करने या बढ़ावा देने पर 14 साल तक की सजा हो सकती है। चीन एक्टिव यूथनेशिया को हत्या जैसा माना जाता है। 2022 में एक केस के बाद पैसिव यूथनेशिया की सशर्त इजाजत मिल गई, यानी चीन में भी 22 में इसकी इजाजत मिल गई थी। अगर मिडिल ईस्ट में चलेंगे तो ईरान, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, इराक में यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध है। इजराइल, सऊदी अरब और यूएई में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया अदालत के फैसले या कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। तो यह यूथनेशिया पर जो इच्छा मृत्यु को लेकर के जो अभी हालिया चर्चा थी, उसी पर एक वैश्विक और भारतीय परिदृश्य और अदालती और कानूनी पेचीदगियों पर चर्चा हो गई। इतना जब कठोर तरीके से जानेंगे तब किसी प्रश्न का उत्तर सही से बनता है। अब आपने ये सुन लिया कि एक पैसिव यूथनेशिया का डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बस इतने तक जानेंगे तो ये तो चाय पान की दुकान वाला भी जान जाता है। अखबार में तो छपेगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है।